इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 4th चैप्टर इको का, वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा कहाँ तक आप देखोगे कि भाई ठीक है या फिर क्या चैलेंजेस है। सो इन आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो हम लोग गाते हैं, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सुजलम लैंड ऑफ एब्यूंडेंट फर्टिलिटी। हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही फर्टाइल है। एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें तो प्रोस्परस है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड सुफलम जो हम बोलते हैं, दैट मीन्स द लैंड ऑफ एब्यूंडेंट वाटर, ये भी हमें देखने को मिलता है। बट इन स्पाइट ऑफ दीज every year we can see the number of people going to bed hungry in India, that is approximately 190.7 million। इतने लोग जो है वो भूखे सोते हैं हमारे भारत में। तो कहाँ तक वंदे मातरम आपका सही है बच्चों, ये हमारा एक सवाल बनता है। दे आर हंग्री नॉट बाय देयर चॉइस बट बिकॉज दे हैव नो चॉइस, उनके पास में कोई चॉइस भी नहीं है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंटल्स एफर्ट्स टू रिजॉल्व दिस इशू। इस फूड सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार क्या पहल करती है वो हम लोग इस फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान से सुनना। फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीथिंग, है ना। जिस तरह से हवा हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है ना, तो वैसे ही हमारा जो फूड है वो लिविंग के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी माना जाता है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। 2 वक्त का खाना मिल जाए उससे भी बड़ी बात होती है फूड सिक्योरिटी, है ना। तो ये सब हमें समझना चाहिए। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस। अब इस खाद्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे पास में मल्टी डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। पहला आता है कि भाई फूड सिक्योरिटी कब होती है, व्हेन देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, है ना। भोजन जब मिले यानी अवेलेबल है तो वो फूड सिक्योरिटी है। एंड भोजन है अवेलेबल बट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यानी लोगों की एक्सेस नहीं हो पा रही है, तो आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ती है ना। तो फूड सिक्योरिटी कब होती है, जब अवेलेबल हो, लोगों के पास एक्सेस हो। एंड अब एक्सेस भी कर सकते हो, अवेलेबल भी है, बट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एक्सपेंसिव है, तो वो भी आपके इनसिक्योरिटी को बताते हैं। तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी कब होती है, ये 3 डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि आदमी कोई भी हमारे इंडिया में, उसके लिए भोजन अवेलेबल होना चाहिए और वो एक्सेस कर सके, उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए, और भोजन जो है उसकी पहुंच के अंदर उसकी कैपेसिटी के लिए अफोर्डेबिलिटी वाला होना चाहिए। दीज आर द 3 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये हमें समझना चाहिए। अब हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड? इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, हमारे देश में जो भी जितना फूड प्रोडक्शन होता है, प्लस प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंटल, जो भी ग्रेनरीज है, गोदाम है सरकार के, वो प्लस फूड इंपोर्ट, ये सब हो तो अवेलेबिलिटी अच्छी सी होती है। मान लो कि प्रोडक्शन कम है और प्रीवियस ईयर में स्टॉक बिल्कुल नहीं बचा है और हमने इंपोर्ट ही किया है या इंपोर्ट करने के काबिल भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में तब होगा जब यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, भारत सरकार के पास में उसके गोदामों में जो गोदाम होते हैं वहाँ पे खाद्य सुरक्षा अच्छे से व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है। सिविक्स में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी। ये खाली उतना ही नहीं है कि हम लोग इलेक्शन के लिए जाए और घर आ जाए सेल्फी खिंचवा के कि चलो भाई हमारा इलेक्शन हो गया है, हमने तो इलेक्शन करके आ गए हैं। यहाँ पे उस जवाबदार जिम्मेदार सरकार को ये सब चीज़ें भी हमारे लोगों के लिए करनी चाहिए। फिर एक्सेसिबिलिटी से क्या समझते हैं? एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर एक शख्स के पास में भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। एंड अफोर्डेबिलिटी का मतलब इट इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाई सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। ये अगर आप बाई कर सकते हो
तो आप अफोर्डेबिलिटी में आ जाते हो। ये अगर आप बाय कर सकते हो तो आप अफोर्डेबिलिटी में आ जाते हो। तो ये हमें समझना चाहिए। दस फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन। ये तब हमारा फूड सिक्योरिटी बढ़ेगा। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन द एक्सेस टू द फूड and all person have the capacity to buy food of acceptable quality। ये अगर मिले तब हम लोग बोलेंगे कि गए भाई के हमारे कंट्री में ये जो फूड है वो हमारा सिक्योर है। हमारे लिए एक सवाल यहाँ पे चंद्रमुखी लेके आई है, ये चंद्रमुखी है, ठीक है। तो ये आप देख के नोट कर लेना और आंसर गूगल कर लेना बच्चों। इतने इंटेलिजेंट हो ही हो आप, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी एज चैलेंज में हमने सीखा समझा, वो लोग फूड इनसिक्योरिटी में होते हैं। उनके पास एक्सेस नहीं होता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है और अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है। जब ये नहीं होता है तीनों ए तब हमारे पास में इनसिक्योरिटी आय बढ़ जाता है ना। वाइल पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर when the country faces a national disaster like earthquake हो, फ्लड हो या सुनामी हो। ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हो तब भी हमारे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है ड्यू टू ए नेचुरल कैलेमिटी। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ड्राट यानी सूखा जब पड़ जाता है तब भी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। फूड प्रोडक्शन अगर कम होता है तब भी हमारे फूड जो है वो इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। फूड के प्राइस अगर बढ़ चुके हैं तब भी हमारे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। बिकॉज इन दीज ऑल सिचुएशन पीपल कैन नॉट अफोर्ड द फूड। तो इस वजह से इफ सच कैलेमिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेस्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड दैन द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन यानी भूखमरी, हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सिचुएशंस को हमें समझना चाहिए। ऊपर नीचे जब होते हैं ना तो स्टारवेशन बढ़ जाता है बच्चों। ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये स्टारवेशन है, ये समझ लेना चाहिए। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1940 डिकेड्स में। 1943 में हमारी भूखमरी और फैमिन इस तरह से आई थी, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फेमाइन क्या होता है? इट इज़ characterized by widespread death due to starvation। जो starvation यानी हंगर लार्ज स्केल पे जब आई, एंड epidemics caused by forced use of the contaminated water और decaying food। बासी खाने की वजह से, प्रदूषित जल पीने की वजह से, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, है ना, कमजोरी की वजह से भी डेथ हुई। तो ऐसी सिचुएशन को हम फेमाइन बोलते हैं। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल में 30 लाख मर गए थे 1943 में। द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ द राइस। In 1943 in Bengal, they were the ones who died in this famine. Nothing like the Bengal famine has ever happened in India again। वापस 1943 में जो फेमाइन हुआ था उसके बाद में भारत में वापस ये भूखमरी, ये फेमाइन नहीं आई है। हम दुआ और उम्मीद यही करते हैं कि ऐसी फेमाइन किसी भी देश में ना आए, क्योंकि ये बहुत ही दिक्कतें लेके आती है। बट देर आर some places in India we can find राजस्थान, यहाँ पे एरिया 12 डिस्ट्रिक्ट में, एंड उड़ीसा में काशीपुर और कालाहांडी, ये जो जगह है यहाँ पे। एंड झारखंड में आपके देखोगे ना तो पलामाऊ एक जगह है वहाँ पे, वेयर फेमाइन्स एंड स्टारवेशन डेथ हैव आल्सो बिन रिपोर्टेड सो फार। यहाँ पे अभी भी रिपोर्ट हुई है, घबराने की बात नहीं है, लार्ज लेवल पे नहीं हुई है, लेकिन फेमिन जरूर हुआ है। देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नाउ एसेंशियल एंड नीडेड इन अ कंट्री टू एंश्योर फूड एट ऑल द टाइम्स। अब फूड इनसिक्योर ग्रुप के बारे में जो रूरल
एरिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the most affected groups are। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई भारत में ऐसा कौन सा समूह है जो फूड इनसिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो यहाँ आप बोलोगे लैंडलेस पीपल, यानी कि जिनके पास में खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं वो लोग, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, परंपरागत जो हमारे कलाकार है ना, जो क्राफ्ट्समैन हो गए हमारे, ये सब आर्टिसंस बहुत अफेक्ट रहते हैं, वल्नरेबल है ये लोग। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो दिन में काम करने वाले या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, एंड डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, वो लोग जो आपके बहुत ही ज़्यादा बेगर्स होते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट होता है। ये लोग बहुत प्रभाव पड़ जाता है इनके ऊपर, और इसका मतलब ये हुआ जो बहुत ही अत्यधिक गरीब अवस्था में रहते हैं, यानी कि बीपीएल के भी नीचे, है ना, एक्सट्रीम इनकी सिचुएशन होती है। ये हुआ गाँवों में। अब हम लोग शहरों की तरफ देख लेते हैं। द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबरर इन द मार्केट। कैजुअल लेबर आप ये देखोगे, इसका मतलब ये हुआ वर्कर्स हैविंग इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम लेबर वाले लोग, यूजुअली हायर्ड बाय द आवर और डे बेसिस पे उन्हें बुलाया जाता है। ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं, लेबरर होते हैं, तो ये इनसिक्योर हमारे शहरों में होते हैं। दीज वर्कर्स आर लार्जली इंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज़, है ना, ये जो है ना मौसमी गतिविधियों में, या मौसमी जो हमारे मौसम के हिसाब से, मौसमी मतलब खाने वाली नहीं, मौसम के हिसाब से यानी सीज़न के हिसाब से जो वर्क होता है, जैसे दिवाली भाई तो फटाके की दुकान लगा ली, फटाके, है ना, तो पटाखे जो भी आप क्रैकर्स बोलते हो वो, तो ये हो गए। फिर एग्रीकल्चरल पे बहुत ज़्यादा लोग, हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन पढ़ा था ना, तो उसमें ये सीजनल जो वर्कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे शहरों में होते हैं। एंड दीज आर पेड वेरी लो वेजेस दैट जस्ट इंश्योर बेयर सर्वाइवल, है ना, फैमिली इनकी बड़ी होती हैं और पैसा बहुत कम होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में हो जाते हैं। चंद्रमुखी ये सवाल आपके सामने लेके आई है, इसको आप नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और सर्च कर लेना। अब हम देखते हैं फैक्टर्स कॉजिंग फूड इनसिक्योरिटी। भाई खाद्य असुरक्षा क्यों होती है, मतलब फूड में एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं हो पाती है, अवेलेबिलिटी क्यों नहीं हो पाती है, और लोग अफोर्ड क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके हम कैटेगराइज हम बात करेंगे। तो पहला आता है सोशल कंपोजिशन, दूसरा है इनएबिलिटी टू बाय यानी अफोर्डेबिलिटी, है ना, और दूसरा हो गया सोसाइटल फैक्टर आपका हो जाता है यहाँ पे। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट देम। पहले सोशल कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। द एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी other backward classes who have very low land productivity and they are prone to food insecurity। अब इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ये सोशल कंपोजिशन में हम बात कर रहे हैं। A high incidence of malnutrition prevails among women, especially women वहाँ बहुत ज़्यादा affected होती है। This is a matter of serious concern as it puts even the unborn baby at the risk of मल न्यूट्रिशन, है ना, प्रेगनेंसी में भी बच्चे जो है यहाँ पे वो बिफोर डिलीवरी में हमारे अफेक्ट हो जाता है। मल न्यूट्रिशन का मतलब हो जाता है लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम द स्टारवेशन। अकॉर्डिंग टू द सर्वे 1998 में ये सर्वे हुआ, द नंबर ऑफ सच वुमन जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड रहती है, विक्टिम होती है इस फूड इनसिक्योरिटी की, एंड चिल्ड्रन बिलो ऑफ 5 years ऑफ देयर एज इज़ अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ हमारे इंडिया में है, ऐसा सर्वे में पाया गया। अब इन एबिलिटी को देख लेते हैं। अनदर फैक्टर है जो द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, है ना, इस वजह से वो हैव टू माइग्रेट टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ देयर वर्क। इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यहाँ आप देखोगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
ये उच्च एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स में माने जाते हैं। एंड रिमोट एरियाज दे ऑल आर फूड इनसिक्योर। यहाँ चंद्रमुखी आपके सामने सवाल लेके आई है, वो नोट डाउन कर लेना आप। ये है व्हाट आर द फैक्टर्स कॉजिंग फूड इनसिक्योरिटी। अब हम हंगर को डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, है ना। भूखमरी या भूख जो है वो फूड इनसिक्योरिटी का ही एक फैक्टर है। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। ये खाली गरीबी को नहीं दर्शाता है या बताता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉवर्टी। ये गरीबी लेके भी आता है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर। इसीलिए हम क्या करेंगे, फूड सिक्योरिटी अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, इस करंट हंगर को मिटाना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड रिड्यूस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। आगे और हंगर ना हो उसको भी इंश्योरिटी के साथ में इंश्योर करना पड़ेगा। हंगर हैज़ 2 डायमेंशंस। अब इसमें 2 डायमेंशन देखने को मिलते हैं। एक आता है क्रॉनिक, दूसरा आता है सीजनल हंगर। क्रॉनिक के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो पहले हम लोग क्रॉनिक को यहाँ समझ लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली अनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना, दोनों में। अगर ये है तो क्यों होता है, बिकॉज पुअर पीपल हैव वेरी लो इनकम एंड डोंट हैव एबिलिटी, है ना। तो अगर इनकम कम है तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी ना बच्चों, तो ये हमें समझना चाहिए। तो उस वजह से क्रॉनिक हंगर ऐसे पेरेंट्स में देखने को मिलते हैं हमें। और दूसरी आती है सीजनल हंगर। इट इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। दिस इज़ prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities, and in urban areas because of the casual labor. For example, there is less work for casual construction labor during the rainy season. काम कम होता है तो इनकम नहीं होगी, है ना। तो ये सीजनल हंगर कहलाती है, ये ध्यान रखना है। परसेंटेज अगर देखें हाउस होल्ड विद हंगर इंडिया में, तो आपके गाँव में इस तरह से ये साल लिखे हुए हैं और ये अलग अलग टाइप की आपकी हंगर है। एक सीजनल इतनी है गाँवों में। इस समय आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। पहले 1983 में कितना था, 16% था, जो कि 0.6% हो गया है। हालांकि हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है ना। और क्रॉनिकल अगर हम बात करें हंगर की तो वो भी कम हुई है, फिर भी मतलब एक ये जो आंकड़े हैं ये हंगर को दर्शाते हैं। The percentage of the seasonal as well as chronic hunger has now declined in India as we can see in the table, है ना। तो ये दोनों टेबल में हम लोग समझ सकते हैं डाउन जा रहा है। और चंद्रमुखी सामने हाजिर है एक बेहतरीन सवाल के लिए, 2 बेहतरीन सवाल के लिए, है ना। तो ये आंसर आप देख लेना। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं मेजर्स टू रिमूव हंगर। हंगर को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और आप सजेशन कर सकते हो। After independence, Indian policy makers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. India adopted a new strategy to fight it in agricultural, which resulted in the Green Revolution, about which we have already discussed, especially in the production of wheat and rice. Green Revolution थोड़ा सा और देख लेते हैं। Indira Gandhi, then the Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of the Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in जुलाई 1968 में। ये आपके जो भी हमारे नोट थे उनमें भी, और जो पोस्ट ऑफिस में जो टिकट होते थे, आजकल पोस्ट ऑफिस का काम आप लोगों का बहुत कम हो गया है क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है। सो द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस, द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट। ये बराबर नहीं था, फिर भी हमारा एक हंगर थोड़ा कम जरूर हुआ। द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन पंजाब एंड हरियाणा, वेयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन jumped from 7.23 million ton in 1964 to 5 to reach an all-time high of about 28 million tons in 2013,
14 में। देखो 7 से दुगना नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया मतलब ये। तो कुल मिला के ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छा इम्पैक्ट दिया है। प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंटिन्यूड टू स्ट्रगल, अभी भी ये चालू है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऑन अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन राइस यील्डिंग। Since the advent of the Green Revolution in the early 1970 decades, India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. अब यहाँ पे 30 जो लिखा है ना, तो 50 हो गया है, लगभग 50 to 70 के आसपास है ना। इतने मतलब साल हो गए हैं, तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। हमारी निर्भरता जो है वो इस फूड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप 1960 से लगा के ये 2000 लगभग 11-12 का जो डेटा है आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप देख सकते हो। इन 1960 द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन वाज, कितना था वो, 50 के आसपास। ये मिलियन टन में है ना, ये वाले आंकड़े आप देखोगे तो हमेशा ये राइजिंग होता गया है। जबकि 2013-14 का है यहाँ पे, तो वो 280 के आसपास टन में पहुंच चुके हैं। तो चंद्रमुखी का ये सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा फिर तो, है ना। और फूड सिक्योरिटी, अब भारत में हम लोग बात करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ फर्दर बीन एंश्योर्ड विद द केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय आवर गवर्नमेंट। दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 आपके कंपोनेंट है। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इनको हम लोग बफर स्टॉक को पहले समझ लेते हैं। बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ द ग्रेन्स, हमारे जो भी यहाँ पे अनाज होता है उनका स्टॉक, नेमली वीट एंड राइस। उन अनाज में कौन सा, गेहूँ और चावल। विच इज़ ऑब्टेन, प्रोक्योर का मतलब ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, बाय द गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी भारत सरकार की एक एजेंसी है जो ये अनाज का भंडारण करती है ना। भंडार करना मतलब उनका बफर स्टॉक होता है कि भाई निकट भविष्य में किसी को भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। डू यू नो नाउ दैट वाई वी नीड दिस बफर स्टॉक, गवर्नमेंट को ये बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब तक आप समझ चुके हो कि हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के लिए स्पेशली डेफिसिट एरिया में, है ना, वहाँ पे जहाँ पे शॉर्टेज हो, बहुत ज़्यादा कमी हो, एंड अमंग द पुअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, ओबीसी, एसटी, बीपीएल, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, दैट इज़ आल्सो नोन एज इश्यू प्राइस। यानी कि वो भाव में देना जो आप बाज़ार में किसी किराना की दुकान से ख़रीदते हो, प्रोविजनल स्टोर से, उसकी रेट से थोड़ा कम दाम में, उस दाम को बोलते हैं इश्यू प्राइस, जो एफसीआई भारत सरकार के थ्रू डिसाइड करती है, प्रोक्योर करती है। दूसरा है टू रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द क्लेमिटी के टाइम में भी मिलने के लिए, एंड टू मीट द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम बफर स्टॉक नॉर्म्स फॉर द फूड सिक्योरिटी। इन 3 चीज़ों के लिए हम लोग फूड सिक्योरिटी बफर स्टॉक का करते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सवाल आपके सामने चंद्रमुखी का ये है, ठीक है ना। बफर स्टॉक क्या होता है और क्यों कि ये किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एमएसपी, आईपी और सब्सिडी के बारे में जो टेक्निकल और कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं। ये एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। The FCI purchase wheat and rice from the farmers in the states where there is surplus production. Surplus production जब होता है तब वहाँ पे भारत सरकार का ये FCI क्या करता है, ये अनाज को ख़रीदता है, चावल और आपके गेहूँ को पंजाब और हरियाणा में फॉर एग्जांपल, है ना। बाकी बहुत सारे स्टेट्स में ख़रीदती हैं भारत सरकार। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। ये जो है पहले से ही यहाँ पे भारत सरकार डिसाइड कर देती है कि हम गेहूँ आपका 1 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में, कितने पैसों में खरीदने वाले हैं। दिस प्राइस इज़ आल्सो कॉल्ड MSP। इसी प्राइस को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको कम से कम बाज़ार में भाव मिले ना मिले, भारत सरकार के पास में इस प्राइस में आपको ये रेट पे आपका गेहूं है या फिर चावल है वो बिक जाएगा।
मार्केटिंग सीजन 2011 से 12 के बीच में फॉर वीट एमएसपी का भाव जो था हमारे भारत सरकार में वो 14 रुपये प्रति किलो का था। आपके शॉप में आप देखोगे, आप अपने नियर बाई शॉप में जाके पूछना गेहूं का क्या भाव है। यहाँ भारत सरकार का एमएसपी का भाव जो है वो 14 रुपये है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द रेट एट विच गवर्नमेंट बाई फ्रॉम द फार्मर्स से खरीदती हैं। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोविंग ऑफ द सीजन। सोविंग सीजन होता है तब गेहूं उगाने से पहले ही जो है वो आपकी प्राइस डिसाइड कर देती है। एनुअली ये हमेशा अपडेट होती है, 14, 15, 16 इसके आसपास है ना, ये ध्यान में रखना है। इट प्रोवाइड्स इनिशिएटिव्स टू द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, है ना। और यहाँ आईपी जो है वो 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है, यानी इश्यू प्राइस, दैट इज़ द रेट एट विच गवर्नमेंट सेल टू द पुअर एंड नीडी पर्सन। जो हमने अभी राशन कार्ड की दुकान का नज़ारा देखा ना, वो इश्यू प्राइस होती है कि भाई आपको देखो खरीदा कितने में, 14 रुपये में भारत सरकार ने, और बेचा कितने में, 3 रुपये में। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो भाई सरकार बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गरीब और कंगाल हो जाएगी ना। तो भाई टैक्सेस इसीलिए तो बढ़ाए जाते हैं, कहीं से भी मतलब लेवलिंग कर लेते हैं वो, ये हमें समझना चाहिए। ये इश्यू प्राइस होती है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, से भी बहुत कम होती है। ये भी आपके एनुअली अपडेट होती है। ये जो सब्सिडी है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सब्सिडी जो है ना, ये 14 जो पहले एमएसपी है माइनस किया हमने किसको, आईपी को। अब जो 11 रुपये जो है ना वो सरकार ने खर्च किया, इसीलिए इसको सब्सिडी बोलते हैं, है ना। ये एक तरह से सपोर्टिव प्राइस होती है, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लो करने के लिए सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो एंड प्रोवाइड्स हाई इनकम फॉर द फार्मर्स। यहाँ पे एक सवाल चंद्रमुखी का आपके सामने ये है, राइट अ नोट ऑन इश्यू प्राइस और सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है उस पर। अब हम लोग पीडीएस के बारे में समझेंगे। अब तक बफर स्टॉक के बारे में था ये, अब पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। सो व्हाट इज़ पीडीएस, ये आ गया है सवाल। और द फूड प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये एफसीआई होता है, वो प्रोक्योर करता है यानी प्राप्त करता है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंटल रेगुलेटेड राशन शॉप, जिन्हें फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं हम लोग। अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड द पीडीएस और पब्लिक distribution system. Ration shop are now present in most localities, villages, towns, cities. They are about 5.5 lakh ration shop all about the country. हमारे भारत में अब तक 5.5 लाख से ज़्यादा भी राशन कार्ड की दुकानें हैं पूरे टाउन में, सिटीज़ में। एंड राशन शॉप आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर, केरोसिन, ये सब चीज़ें, एडिबल ऑयल, ये सब जो चीज़ें हैं राशन की दुकानों में आपको आराम से मिल जाते हैं, है ना। तो ये बीपीएल और एपीएल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट प्राइस लोअर देन द मार्केट, जो मार्केट में जो भाव है उससे कम भाव में ये दिए जाते हैं। एनी फैमिली विद द राशन कार्ड कैन बाई अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ द आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 35 रुपये प्रति किलो अनाज के भाव से ये आप खरीद सकते हो। 5 किलो ऑफ शुगर ये भी मिलता है एंड 5 लीटर केरोसिन, ये जो है ना ये सब चीज़ें एक महीने का स्टॉक वो खरीद सकते हो आप एक राशन कार्ड से, अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड हो तो। बीपीएल क्या होता है चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे से समझा देगा, है ना। एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन कार्ड से ये आप खरीद सकते हो। अब आता है पीडीएस के बारे में, यही चल रहा है, चलो ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू 1940 डिकेड्स, जो फेमाइन हुई थी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन, उस वजह से ये शुरू हुआ। The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960 decades prior to Green Revolution. इस वजह से और ज़्यादा इसको रिवाइज किया गया।
It is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security. In the early beginning, in the coverage of PDS was very universal with no discrimination between the poor and non poor. पहले तो ये था और आज भी बरकरार इसे किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे करप्शंस के रिपोर्ट्स भी यहाँ हुए हैं. सो ये आपका एक सवाल है. नाउ अब जो है ना इस पीडीएस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग देखते हैं. द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द पीडीएस इज शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आपका स्टेट गवर्नमेंट. कैसे? देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है ना. देखो इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये डिवाइड हो जाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इट हैंडल्स द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. स्टोरिंग का काम होता है. दे आर स्टोर्ड इन गवर्नमेंटल ऑन गोडाउन्स दैट आर कोल्ड एफसीआई, है ना. ये ग्रेनरी होती है, गोडाउन होता है. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टोर करेगी, बराबर. और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. पहले हम लोग इनके बारे में बात कर देते हैं. तो स्टोरेज का और ट्रांसपोर्टेशन का और एलोकेशन का. फाइनली द स्टॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट. ये तीनों काम हो गए. अब आप क्या करोगे आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट कर देती है. अब इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना. द स्टेट गवर्नमेंट डज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन अमंग इट्स पीपल. लोगों के बीच में ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम. ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी हमारी राज्य सरकार करती है. राज्य सरकार का आइडेंटिफिकेशन का भी होता है, बीपीएल वाले फैमिलीज को पहचानने का काम. अलॉन्ग विद दिस it also carries out activities like identifying number of people. जो भी आपके बीपीएल वाले हैं उनका आइडेंटिफिकेशन का काम भी इन्हीं का होता है. एंड देन अलॉटमेंट ऑफ राशन कार्ड्स का भी काम, हमारे राशन कार्ड का जो अलॉटमेंट करते हैं वो भी राज्य सरकार का काम होता है. आप जिस किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप ये बनवा सकते हो. द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है राशन कार्ड, है ना. ये ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आता है. सुपरविजन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस ऑफ भी हमारे राज्य सरकार में आता है. एंड it also keeps check and balance on illegal activities like hoarding and black marketing by the visiting FPS shop on a regular basis. fair price of यहाँ पे आ जाता है, ठीक है. तो एक सवाल आपके चंद्रमुखी जी का ये है ना, आपकी स्क्रीन के सामने. ओके, अब हम लोग देखते हैं रिवैम्प्ड पीडीएस सिस्टम के बारे में. In 1992, revamped public distribution system (RPDS) was introduced in 1700 blocks in our country. The target was to provide the benefits of PDS to remote and backward areas. यहाँ आपके सामने सवाल हाजिर है चंद्रमुखी का. चंद्रमुखी ये सवाल लेके आई है. फूड इनसिक्योरिटी रामू के केस में इसकी स्टोरी को देख के हम लोग समझेंगे क्या होता है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ रामू एंड हिज फैमिली who live in a village and are food insecure for a few months in a year. ये सीजनल है. With no PDS facility in his village, his family barely manages to survive. Ramu works as a casual laborer in agricultural field in Raipur village. Irregular अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम लोग कैजुअल लेबरर. हिज एल्डेस्ट सन सोमू who is 10 years old also works as a pali to look after the cattle of the sarpanch of the village Satpal Singh. Somu is employed for the whole year by the sarpanch and is paid a sum of rupees 1000 for this work. Ramu has 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. His wife Sonhari is also part-timer है वो, working as a house cleaner for the livestock, removing and managing cow dung. She gets half-liter milk and some cooked food along with vegetables for her daily work. Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earning.
Agriculture, being a seasonal activity, employs Ramu only times of sowing, transplanting, and harvesting. He remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. Consolidation यानी development जब होता है, he looks for the work in other activities. Sometimes he gets employment in the brick laying or in a construction site for the activities in his village. By all the efforts, Ramu is able to earn either in cash or kind of him to buy essential goods for 2 square meal for his family. However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes his small kids have to sleep without food. ऐसी situation भी हो जाती है. Milk and vegetables are not a regular part of the meal in his family. Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of the agricultural work. यहाँ पे एक सवाल समझ गए हो तो चंद्रमुखी का इसका आपको आंसर देना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन है देख लेना. टारगेटेड पीडीएस, अब पहले था आरपीडीएस, अब है टीपीडीएस. टारगेटेड पीडीएस फ्रॉम जून 1997 in a renewed attempt. Targeted PDS or TPDS was to adopt the principle of targeting the poor in all the areas. It was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non-poor. है ना. ये टारगेटेड का मतलब यहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया गया जो वाकई में पुअर है. कुछ लोग नॉन पुअर भी थे, तो इनको और ज़्यादा फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए टारगेटेड पीडीएस सिस्टम शुरू हुआ था 1997 में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों. अगर आपको याद है कि भाई ये एक लाइन होती है पॉवर्टी लाइन, इसमें कुछ लोग जो है लाइन के ऊपर रहने वाले होते हैं, जैसे ये लोग हैं. अब अच्छी अर्निंग हो रही है तो उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं. और कुछ लोग जो है यहाँ पे आप देखोगे तो लाइन के नीचे भी है जिनकी अर्निंग बहुत कम है. वल्नरेबल ग्रुप भी हो सकते हैं या फिर डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं. अब इनकी है इनकम बहुत कम, तो जो ऊपर है वो है एपीएल. क्यों? क्योंकि दोज वो लिव अबव द पॉवर्टी लाइन दे आर कॉल्ड एपीएल. हम इन्हें रीच भी बोल सकते हैं. और जो लोग इस लाइन के नीचे रहते हैं वो होते हैं बीपीएल, है ना. तो रूरल एरिया में हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई 2400 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हमने ये भी बोला 816 रुपये प्रति महीने प्रति व्यक्ति अगर कोई कमाता है गाँव में, तो वो हमारा क्या होता है. अगर इससे कम कमाता है तो पुअर होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना. तो अगर इसके बराबर कमाता है तो वो बराबर होता है. बट इससे इस लाइन, क्योंकि ये एक एस्टिमेट है और एस्टिमेट के पास में होना चाहिए. अर्बन एरिया में भी हमने बोला कि उनको 2100 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस या फिर और 1000 पर मंथ उनकी इनकम होनी चाहिए. पर पर्सन की अगर नहीं होती है तो वो पुअर कहलाता है अर्बन में. ठीक है ना. इफ़ इन द मार्केट राइस वाज अवेलेबल एट 10 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपये में अगर मार्केट पे वहाँ पे है, तो एपीएल वालों को कितना मिलेगा, कितने में मिलेगा पीडीएस में? 7 रुपये इनके लिए रख देगी गवर्नमेंट. मान लो फॉर एग्जांपल चावल जो है वो 10 रुपये किलो में आपके मिल रहे हैं, तो राशन कार्ड की जो दुकानें होती है उसमें तो लेस अमाउंट होती है ना उससे. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपीएल वालों के लिए 7 रुपये, और जो बीपीएल वाले हैं उनको 3.5 रुपये के हिसाब से मिलेगा. इन ऑर्डर टू मॉनिटर दिस प्रोग्राम, इस चीज़ को किस तरह ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा तो, या करप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ राशन कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड, है ना. अलग अलग कलर के भी हमने यहाँ पे जो है राशन कार्ड दिए हैं. जैसे कि वाइट वाला जो है कलर वाला, वो एनुअल इनकम अगर आपकी एनुअल एक साल में 1 लाख से ज़्यादा है ना, उन लोगों को ये दिया है हमने राशन कार्ड. और जिनका एनुअल इनकम 15,000 से 1 लाख के बीच में है वार्षिक आय, तो उन्हें ऑरेंज कार्ड दिया गया है.
और जिनकी वार्षिक आय जो है वो 15,000 रुपये तक की है, तो उनको हमने येलो कार्ड दिया है, ताकि इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मॉनिटरिंग हो जाएगा, है ना। तो टारगेटिंग ये किया गया 1997 में, 1997 में। अब अंत्योदय अन्न योजना क्या है, आई योजना, वो हम लोग देख लेते हैं। आई वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। ये जो है ना अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुई। मोर देन 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज, जो लाइन के नीचे हैं, वर कवर्ड। इस अंत्योदय अन्न योजना में लगभग जो है ना 1 करोड़ जो गरीब से गरीब लोग हैं उन्हें कवर किया गया है। 35 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स were made available at a highly subsidized rate of rupees 2 per kg for wheat and 3 rupees per kg for rice। इस अंत्योदय अन्न योजना में हमारी भारत सरकार ने क्या किया, गेहूं और चावल के भाव को, गेहूं के 2 रुपये प्रति किलो और चावल के 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन कार्ड में बेचा था। वो हमने जो राशन कार्ड देखे अलग अलग उसके हिसाब से हमने दिया। और दूसरी है अन्नपूर्णा स्कीम, एपीएस। अब ये भी आपके 2000 में आई है, एपीएस में अन्नपूर्णा स्कीम। और अंडर दिस स्कीम 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ओल्ड डेस्टिट्यूट फैमिली ऑफ 65 ईयर्स एंड अबव। उन परिवार में जहाँ पे आपके 65 ईयर्स या उससे ऊपर है, अन्नपूर्णा योजना आपके शुरू हुई है। और वहाँ पे 10 किलो जो है ना ग्रेन्स पहुँचाया गया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रखना, अन्नपूर्णा में ये स्कीम हुई थी। और ये हमारा राशन कार्ड है, ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर अंत्योदय ने कवर किया है, और अन्नपूर्णा ने पुअर सीनियर सिटीजन्स को कवर किया है। आप देख सकते हो ये हमारी टारगेटेड पीडीएस सिस्टम में शुरू हुआ था। और यहाँ पे चंद्रमुखी का सवाल आपके सामने है और इसका जवाब देना है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ये शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इनेबल पीपल टू लिव a life with their dignity। Under this act, 75% of rural population plus 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security के लिए। यहाँ पे गाँव के लिए 75% पॉपुलेशन को कवर किया गया और शहरों में 50% यानी आधी जनसंख्या को कवर किया गया फूड सिक्योरिटी के लिए। उनका टारगेटिंग हुआ, ये ध्यान रखना है। ये नप्सा बहुत कम नहीं है बच्चों, नप्सा है ना, नप्सा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है 2013 में। इसमें क्या हुआ, 35 किलो फूड ग्रेन जो है वो अवेलेबल करवाए गए थे। किस भाव में, देखो गेहूं जो है 2 रुपये प्रति किलो के भाव से, और चावल जो है वो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और कोर्स ग्रेन्स, ये भी आपके कोर्स ग्रेन्स भी है, इसमें अलग अलग आपके दाल चावल वगैरह भी आ जाते हैं, तो इनको भी 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो भी एलिजिबल है। अब एलिजिबल कैसे होंगे, वो जो हमने इनकम क्या बोला था, है ना, तो उन कार्ड्स के जरिए आइडेंटिफिकेशन होता था और उन लोगों को जो एलिजिबल है लगभग 75% गाँव में मिले और शहरों में 50% ऐसे लोग मिले, उन्हें ये प्रोवाइड किया गया भारत सरकार के द्वारा फूड सिक्योरिटी के लिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पीडीएस का एडवांटेज क्या रहा, मतलब क्या क्या लाभ हुआ। पहला ये लाभ हुआ कि इसकी वजह से हमारे प्राइस का स्टेबलाइजिंग हुआ। कैसे सर, कि यहाँ पे जो भी हमारे जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ की सप्लाई उन स्टेट्स में दी गई जहाँ डेफिशिएंसी देखी गई, यानी शॉर्टेज जहाँ पे हुआ वहाँ पे सप्लाई हुआ। एडवांटेज ये मिला सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या एडवांटेज था, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। कम भाव में जो अफोर्ड कर सके उस भाव में इनको फूड मिला, ये दूसरा आपका क्या है, एडवांटेज है। तीसरा है अवर्टिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फैमिन। यहाँ पे अवर्टिंग का मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है हंगर और फैमिन को, जो फ्यूचर में ना आए। फिर प्रोवाइडिंग इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स इन सर्टेन एरियाज।
यहाँ पे ये भी एक एडवांटेज था, ड्यू टू एनहेंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एफसीआई जो करता है ना, उस वजह से इनकम भी उनकी अच्छी खासी हुई, हमारे किसान भी बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, यहाँ पे चंद्रमुखी का सवाल आपके सामने ये है बच्चों, तो आपको आंसर बिल्कुल ढूंढ के करना है ताकि आपके अच्छे होंगे। अब ये तो था हमारा एडवांटेज। अब ड्रॉबैक, क्या क्या प्रॉब्लम्स पीडीएस की है, सेटबैक्स अभी भी इसके नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? तो यहाँ पे इनसफिशिएंसी और इनसफिशिएंट एफसीआई, ये इनसफिशिएंसी दिखाई दे रही है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और दूसरा, क्योंकि वो पूरे हमारे रीजन को कवर नहीं कर पा रहा है ना यार, तो ये भी आप देखते हो राशन कार्ड की दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है ना, तो ये इनसफिशिएंट आपका एफसीआई है उस वजह से। दूसरा है थ्रेट टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए भी ये एक तरह से आपके धक्का भी है और नुकसान भी है। कैसे? क्योंकि सब्सिडी ये है और आपके आईपी, एमएसपी, ये सारे के सारे ना थ्रेट्स होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए, कंट्री के लिए। डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन इफेक्टिवनेस ऑफ द पीडीएस सिस्टम, ये भी एक प्रॉब्लम है। मल प्रैक्टिसेस मेड इन द पीडीएस सिस्टम एंड द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी, दीज आर द ड्रॉबैक। ओके, तो ये आपको देना है। अब हम लोग फूड सिक्योर की स्टोरी देखेंगे अहमद भाई के हिसाब से। दिस इज द स्टोरी ऑफ अहमद भाई, वो लिव्स इन बैंगलोर, बैंगलोर में रहता है। His earnings are barely enough for the whole family. Thanks to PDS facility, Ahmed's family managed to be food secure throughout the year. Ahmed is a rickshaw puller in Bangalore. He has shifted from Zumri, Thalaiya along with his 8 brothers, 2 sisters and all parents. He stays in a Zugi, जैसे कि आप देख रहे हो है ना, ये स्लम एरिया होता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शा, इससे ही उसका घर चलता है। हाउएवर ही डज नॉट हैव अ सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग फ्लक्चुएट एवरी डे। फ्लक्चुएट मतलब कम ज़्यादा, इरेगुलर। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे necessities. On other days he barely earns enough to buy his daily necessities, मतलब कि irregular उसकी इनकम है ना। However, fortunately Ahmed has a yellow card which is PDS card for below poverty line people, BPL परिवार के लिए उसके पास कार्ड है। With this card Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar, kerosene, oil for his daily uses. He gets these essential at half of the market price. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is open for the BPL families. So in this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earning for his big family, where he is the only earning member or person. Eke out means मतलब सर्वाइव करना या पास करना डेज को, है ना, इस तरह से वो कर देता है। चंद्रमुखी जी, आज का सवाल क्या है बताइए? ये है, आप देख लेना। एंड नाउ व्हाट आर द सजेशन यू कैन मेक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीडीएस? अभी तक हमने ड्रॉबैक देखा, इसके एडवांटेज देखा, फिर भी आपको क्या ऐसा लगता है कि आप सजेशन दे सकते हो? तो कुछ सजेशंस यहाँ पे हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इनएफिशिएंट होल्डर ऑफ द ग्रेन, द गवर्नमेंट शुड लेट प्रोवाइड ट्रेडर्स टू ट्रेड, प्रोक्योर एंड स्टोर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन। मतलब कि एफसीआई को काम देने के अलावा इसको हटा देना चाहिए, ट्रेडर जो है उनको ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वो भले ही अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी तो, इनके एम्प्लॉयज़ को भी तो सैलरी देनी पड़ती है ना, तो इसके बदले में अगर हम लोग कुछ अल्टरनेटिव्स करते हैं तो एक अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है एफसीआई शुड मेंटेन ओनली और मिनिमम सिक्योरिटी बफर, उतना ही होना चाहिए। एंड द कंजप्शन सब्सिडी शुड बी ट्रांसफर्ड एज अ कैश to consumer, especially to the bank accounts of the woman in the household. Food security is not only about the distribution of the food. The focus should be to raise farm output
ये होना चाहिए हमारा। सो बच्चों, आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। हमारे हिस्ट्री के, जियो के, सिविक्स के सारे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट मी नो। वी विल मेक इट एंड वी विल करेक्ट देम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।